हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। मेरा नाम है चिराग छोगानी और आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो इस टॉपिक में पोटेंशियल है। इस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। इस टॉपिक में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से कोई भी प्रोटीन पानी में घुल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या नाम है? प्रोटीन डिसॉल्व इन वाटर। सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन पानी में कैसे घुल रहा है। इसके आधार पर दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पर। एक होते हैं हमारे सॉल्युबल जो पानी में घुल सकते हैं, एक इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुल सकते। सॉल्युबल में एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे कि मायोग्लोबिन। ठीक है ना, मायोग्लोबिन इसका एग्जांपल हो सकता है, हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें इनसॉल्युबल में, तो क्या होता है? हमारा कोलेजन होता है, ठीक है, जो हमारी स्किन के अंदर होता है। कैरेटिन जो आपके हेयर्स के अंदर है, ठीक है। और कौन सा होता है? इलास्टिन। सो ये सारे प्रोटीन्स हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं। ठीक है, सो ये हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं, कोई प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी हम क्या क्या चेंजेस ऐसे कर सकते हैं जिसकी वजह से उस प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी में बदलाव आ जाए। ठीक है, सो ये तीन मेन ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारा पीएच है, आयोनिक स्ट्रेंथ है और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है। इन्हीं तीनों को डिस्कस करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पीएच आप जानते हो, पीएच क्या बताता है? किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को। ठीक है, एक छोटी सी बात है ना, हम बायोकेमिस्ट्री में इतना आगे आ गए हैं, हमें पीएच तो याद होना चाहिए। पीएच जनरली आप जानते हो रेंज होती है 0 से 14 की, है ना। 14 की तरफ अगर हम जाएंगे तो बेसिक होगा और 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक बिहेवियर होगा। बीच में क्या होता है? बीच में न्यूट्रल होता है 7 पर। ठीक है, एक और छोटी सी चीज ध्यान दीजिए, पीआई क्या होता है? पीआई मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें पता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जनरली वो पॉइंट होता है किसी भी प्रोटीन का जब उस पर नेट चार्ज 0 है। मतलब अगर मैं एक अमीनो एसिड बनाता हूं, उसका है NH3 पॉजिटिव C अल्फा C डबल ओ नेगेटिव H और यहाँ R मान लो, इस पे नेट चार्ज अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है? आप बोलोगे दादा नेट चार्ज +1 -1 इज इक्वल्स टू नेट चार्ज इक्वल्स टू 0। तो नेट चार्ज इस पे 0 है। जिस पीएच पर, जिस पर्टिकुलर पीएच पर किसी भी प्रोटीन का नेट चार्ज 0 हो, ये तो हालांकि एक अमीनो एसिड है, लेकिन किसी भी नेट, बेसिकली अगर हम बोले किसी भी पीएच पर नेट चार्ज 0 हो जाए किसी प्रोटीन का, वो कहलाता है उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, यानी वो पॉइंट जिसपे नेट चार्ज किसी प्रोटीन का क्या हो? 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं, तीन कंडीशंस क्रिएट होती है इसके आधार पर। एक बार जब पीएच हमारी लेस देन हो पीआई से, एक बार पीएच इज इक्वल्स टू पीआई हो, और एक बार जब पीएच इज मोर देन पीआई हो। अब इसके आधार पर सॉल्युबिलिटी अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर ये है तो ये होगा हमारा सॉल्युबिलिटी का ग्राफ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का ग्राफ क्या मतलब? भाई ये बता रहा है कि पीएच अगर पीआई के बराबर होगी तो सॉल्युबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सॉल्युबिलिटी, यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, और ये क्या है? हमारी पीएच इस तरफ इंक्रीज हो रही है, और ये है हमारी पीआई। सो कैन वी से दैट पीआई पे सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन सबसे कम होगी। ठीक है, क्यों? देखो होता क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर जनरली कोई भी प्रोटीन पे नेट चार्ज 0 हो जाता है। नेट चार्ज 0 होने की वजह से वो दूसरे प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, दो तीन प्रोटीन्स आपस में आसपास आ जाएंगे। भाई नेट चार्ज 0 है, पहले या तो रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है ना। भाई अगर आप देखोगे इस तरफ, तो इस तरफ को क्या देखने को मिलेगा? पीएच इज लेस देन पीआई। जब भी पीएच कम होती है पीआई से, तो उस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सारे प्रोटीन अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो वो दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे कहाँ? पानी में तो घुलेंगे, पानी में तो दूर दूर भागेंगे ना। सेम चीज यहां पर भी होगा, यहां पर क्या हो जाएंगे? सब नेगेटिव हो जाएंगे, यहां पर भी रिपल्शन करेंगे। ठीक है, बट पीएच इक्वल्स टू पीआई, पीएच जब पीआई के बराबर हो जाता है, पीएच जब पीआई के बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में नेट चार्ज 0 हो जाता है, और नेट चार्ज 0 का मतलब ही है दादा, नेट चार्ज अगर 0 हो गया तो प्रोटीन्स आपस में आसपास आ जाएंगे, और ये आसपास आकर के क्या करेंगे? क्लम्प बना लेंगे, एग्रीगेट्स बना लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं पीआई के ऊपर, पीआई पर किसी भी प्रोटीन पर, पीआई पर किसी भी प्रोटीन पर क्या होगा? नेट चार्ज 0 होगा, और वो क्या बना लेगा? एग्रीगेट्स बना लेगा, जिसकी वजह से क्लम्पिंग हो जाएगी और
सॉल्युबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। तो किसी भी प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी लीस्ट होती है पीआई पर। इतनी सिंपल सी बात है, क्लियर हुई? ये सारा जो तामझाम है यही सिंपल समझाने को था। अगला है इफेक्ट ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आयोनिक स्ट्रेंथ बेसिकली आप प्रोटीन्स के अंदर ना कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम आयोनाइजेबल ग्रुप्स कहते हैं। अगर हम एक कंटेनर लें, इस कंटेनर के अंदर क्या करें, ये हमारे प्रोटीन्स हैं, इसमें हम क्या ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें। तो सॉल्ट करेगा क्या, सॉल्ट इनके आयोनाइजेबल ग्रुप से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, सॉल्ट क्या करेगा, इनके आयोनाइजेबल ग्रुप से बाइंड हो जाएगा। अब होगा कैसे, इनका कोई नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा किसी प्रोटीन का, उस पर सॉल्ट जाके बाइंड अप हो जाएगा, ऐसे ही इनको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सो होता ये है कभी भी व्हेन सॉल्ट इज एडेड प्रोटीन एट लो आयोनिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी, जिसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आप सॉल्टिंग करते जाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर एक प्रोटीन आपस में क्या हो जाएगा, हर एक प्रोटीन एक दूसरे प्रोटीन से दूर भागेगा। ठीक है, ये चार्ज हो जाएगा, हमारा चार्ज हो गया, दूसरा प्रोटीन भी चार्ज हो गया, तो सब एक दूसरे से दूर भागेंगे, सारे के सारे प्रोटीन दूर भाग रहे हैं। और प्रोटीन जितना दूर भागेगा उतनी ही सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का मतलब ही क्या है कि प्रोटीन को दूर दूर रखना है। सो अगर हम बात करें, जब भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे धीरे धीरे करके किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जहां पर प्रोटीन्स है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर प्रोटीन्स दूर दूर भागना चालू होंगे, और उसी को हम बोलते हैं सॉल्टिंग इन। ठीक है, और देखो ये वाली बात बोली इन लोगों ने, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ सॉल्ट आयंस टू प्रोटीन्स ionizable groups which decreases interaction between oppositively charged group of proteins molecules। ठीक है, वही वाली बात हुई है। when large amount of salt is added to a protein is solution precipitate form salting out। देखो अब यहाँ आता असली खेल, जरूरत से ज्यादा अगर आप सॉल्ट डाल दोगे तो ये हो जाता है, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेशन लेयर। सॉल्वेशन लेयर क्या है आखिर, बड़ी ही सिंपल सी भाषा में समझते हैं। जरूरत से ज्यादा सॉल्ट आ जाता है तो वो क्या करता है, सॉल्ट देखो अपने आप में NaCl ही तो है, यह सॉल्ट भी हमारा क्या है, एक एसिड और एक बेस से बनता है। तो सॉल्ट के अंदर, किसी भी सॉल्ट के अंदर उसका पॉजिटिवली चार्ज वाला आयन होगा, उसका नेगेटिवली चार्ज वाला आयन होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ। ठीक है, सॉल्ट क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। सॉल्ट वाटर के साथ इंटरेक्ट करते करते ये क्या करेगा, प्रोटीन्स के पास से हट जाएगा और वाटर से इंटरेक्ट करना चालू कर देगा। इसकी वजह से अंदर के जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, नॉर्मली प्रोटीन्स के अंदर वाला जो रीजन होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी वाटर हीटिंग, हाइड्रोफोबिक। लेकिन सॉल्वेशन लेयर के बनने के बाद, सॉल्वेशन लेयर के बनने के बाद इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक रीजन आ जाएगा बाहर, ये था हमारा हाइड्रोफोबिक, प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी में घुलने की जगह पानी से भागेगा। ऐसे ही कई सारे प्रोटीन्स आपस में हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर कर लेंगे अपना। और एक चीज याद रखना, एक हाइड्रोफोबिक दूसरा हाइड्रोफोबिक से बहुत प्यार करता है। बड़ी ही सिंपल भाषा में हम लोगों ने सेल बायो में ये चीज पढ़ी थी कि दो लिपिड्स के जो हाइड्रोफोबिक चेन होती है, यानी जो टेल होती है, वो अपने आप में इंटरेक्शन की वजह से लिपिड्स को लॉक करवाती है। ठीक है, यही सेम चीज इन प्रोटीन्स के साथ होगी, इनका हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर आ जाएगा और ये प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर देंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ जो ये कह सकते हो इनका हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर आ गया, जिसकी वजह से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये ब्लू रीजन क्या है, हाइड्रोफोबिक, जिसकी वजह से इंटरेक्ट कर गए, वाटर बाहर, मतलब सॉल्ट बाहर का बाहर ही रह गया। इसी को हम सॉल्टिंग आउट कहते हैं। सिंपल सी बात को एक बार रिकॉल करें, सॉल्टिंग इन, नमक डालो, नमक डालोगे तो सारे के सारे प्रोटीन्स कैसे हो जाएंगे, हमारे सारे के सारे प्रोटीन चार्ज हो जाएंगे, दूर दूर भागेंगे, घुल जाएंगे, सॉल्टिंग इन। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज एड इट कॉजेज द सॉल्टिंग आउट, वो सॉल्वेशन लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो प्रोटीन है वो अपना हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर ले आता है। तो वाटर से तो लविंग करेंगे नहीं, अगल बगल वाले प्रोटीन से लविंग कर लेंगे, और ये क्या कर लेंगे, ये बना लेंगे एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या बना लेंगे, पीपीटी। अब पीपीटी क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। पीछे हमने जब पढ़ा था तब हमने देखा था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई पर सबसे लीस्ट, बेसिकली जो प्रोटीन होता है उसकी लीस्ट सॉल्युबिलिटी हो जाती है। तो यहां पर जो था पीआई पर क्या बना था, प्रेसिपिटेट बना था। ठीक है, पीआई पे प्रेसिपिटेट बना था, और यहां पर प्रेसिपिटेट कब बना है, जब हमने सॉल्टिंग आउट करी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ज्यादातर हम जो सॉल्ट यूज करते हैं वो हम करते हैं अमोनियम सल्फेट, बिकॉज इट डज नॉट डैमेज टू प्रोटीन, डज नॉट डैमेज अवर प्रोटीन, जिस पे आपको काम करना उसको डैमेज नहीं करेगा। ओके, और दूसरे रीजन क्या है इसको यूज करने का, ये हमारा टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है कुछ हद तक, इसकी वजह से इसको यूज किया जाता है। और तीसरा रीजन होता है ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर।
हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक प्रोटीन की, जैसे कि एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो घुलने के लिए 2.4 मोल ऑफ NaCl का यूज करते हैं इसको घोलने के लिए। वहीं दूसरा प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजन, इसको घोलने के लिए हमें चाहिए होता है 0.8 मोल, ठीक है। और एक और अगर हम देखें NaCl के संग ना एक ऐसा केस है, अगर आप NaCl को पानी में डालोगे, वही सारी चीजें हैं, NaCl डालोगे, जैसे ही NaCl बढ़ेगा तो NaCl बढ़ने के बाद अगर आपने 10 मिली मोल तक डाला तो ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने इसे 40% कर दिया तो इसके अंदर ये सॉल्युबिलिटी, टेस्ट ट्यूब की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, घट जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। एल्बुमिन पे क्या इफेक्ट है, फाइब्रिनोजन पे क्या इफेक्ट है, तो ये हमारा सारा देखने को मिल रहा है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। हम अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स का यूज करके इनके इफेक्ट चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने सॉल्वेंट लाइक एसीटोन लिया, इथेनॉल लिया, तो ये क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को घटा देते हैं। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, जैसे कि देखो भाई, अगर हम H2O है, H2O में क्या होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये क्या है, दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं ना, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। तो ये जो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसकी इफेक्ट को बोलते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। दो पोल्स है इसलिए डाई इलेक्ट्रिक। तो ये क्या करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को घटा देते हैं सॉल्यूशन के, अलाउइंग टू प्रोटीन्स टू कम क्लोज टुगेदर थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्या करते हैं, दोनों के बीच का जो बेसिकली चार्जेस है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक तरीके से। तो दोनों प्रोटीन्स आपस में आ जाते हैं, आसपास में आने के बाद क्या करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, पीपीटी सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, और प्रोटीन एग्रीगेट हो जाएगा। अब रुको जरा, अलग अलग टाइप की चीजें अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं, वो हम देखते हैं। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट एंड डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन। वही बात तो हमने करी। आओ देखते हैं कैसे कैसे ग्लिसरॉल वर्क करता है, कैसे। सो ग्लिसरॉल करता क्या है, ग्लिसरॉल भी हमारा एक इसी टाइप का सॉल्वेंट है जो क्या करता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। ग्लिसरॉल आप जानते हो कुछ ऐसा होता है ना, ये होता है हमारा CH, ठीक है, यहाँ CH और यहाँ फिर अगेन CH2, OH, OH और ये OH। सो यू कैन सी हियर, ये जा करके प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रीजन से बाइंड करता है, ठीक है, अट्रैक्शन शो करता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ये क्या करता है, प्रोटीन को अनफोल्ड नहीं होने देता। अब प्रोटीन अनफोल्ड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एग्रीगेट नहीं होगा, और एग्रीगेट नहीं होगा, एग्रीगेट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। कौन, ग्लिसरॉल। सो ये ग्लिसरॉल की खासियत है, ये क्या, ग्लिसरॉल क्या करता है, ग्लिसरॉल सॉल्युबिलिटी को क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। वहीं अगर हम देखें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के दो केसेस थे दादा। एक केस में नॉर्मली अगर हम 10% तक लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर हम 40% तक चले जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घटती है, ठीक है। सॉल्ट का यूज करने का भी एक इफेक्ट देखने को मिला हमें। अगर सॉल्ट लो है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्ट हाई है तो सॉल्युबिलिटी लो है। और एक और चीज देखी हमने, इथेनॉल है एंड एसीटोन है, ये क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को घटाते हैं। एक और हमने देखा NaCl, NaCl क्या करता है, 10 मिलीमोल पर सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, 40% के पास पहुंच करके सॉल्युबिलिटी घटाता है। सो ये हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट देखे प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स में कौन कौन सी चीज का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये पैच हमने अभी तक जो पढ़ा उसकी समरी की तरह काम करेगा, यू कैन सी हियर, ठीक है। ये अब तक हम लोगों ने जो देखी वही सारी चीजें यहाँ पर समराइज हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन। मैंने बोला था ना छोटा सा प्रोटीन, ये जो कंसेप्ट है बहुत छोटा सा है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 151, 170, और एक क्वेश्चन और है हमारा 190। सो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, कमेंट्स में इसके आंसर लिखिएगा,
ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व कराने वाला हूँ, जो अपने PYQs के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरी इसी सीरीज को ज्वाइन करने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको सारी यहाँ पर सीरीज मिल जाएगी पूरी की पूरी। और अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहें। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।